नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। योग के साथ हिमाचली पकवानों का जायका लेंगे वैज्ञानिक। धर्मशाला में G20 सम्मेलन के दौरान 70 देशों के मेहमान करेंगे शिरकत। धर्मशाला में 19-20 अप्रैल को होने वाले G20 सम्मेलन में तकनीकी व विज्ञान पर चर्चा के अलावा डेलीगेट्स योगाभ्यास भी करेंगे। 20 अप्रैल को आयुष विभाग के सौजन्य से मेहमानों के लिए सुबह 6:30 बजे आयोजन स्थल पर योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। करीब पौने घंटे के सत्र में आयुष विभाग के प्रशिक्षक डेलीगेट्स को योगाभ्यास कराएंगे। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल धर्मशाला में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने सभी विभागों को व्यवस्थित और भव्य रूप में शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत होगा। हवाई अड्डे पर उन्हें हिमाचली पकवान और एप्पल टी, कांगड़ा टी जैसे पेय सर्व किए जाएंगे। इसके अलावा उनका हिमाचली परंपरा के अनुरूप स्वागत किया जाएगा। उन्हें हिमाचली टोपी शॉल के अलावा कांगड़ा पेंटिंग्स उपहार दी जाएगी। G20 सम्मेलन के दौरान कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर प्रदेश की ओर से लाइसेंस साइंस व प्रौद्योगिकी, हथकरघा, हस्तकला पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। HPU के दीक्षांत समारोह में मेहमान बनेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आगामी 26वें दीक्षांत समारोह 19 अप्रैल को होने जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। राष्ट्रपति 3:20 से 4:20 1 घंटा दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। कुलपति आचार्य सत्यप्रकाश बंसल ने बताया कि दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। कुलपति ने बताया कि समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रहेंगे। इसके साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। समारोह से संबंधित तैयारियों को लेकर समितियां गठित कर ली गई हैं। इसी के बारे में समितियों के समन्वयकों के साथ बैठक आयोजित की गई। समारोह में 100 PhD एवं 118 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। अनाथ बच्चों की माता पिता होगी सरकार। सुखाश्रय योजना के तहत बच्चों का भविष्य संवारने का होगा प्रयास। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही प्रदेश में लंबे समय से उपेक्षित मुद्दे को हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक 2023 को विधानसभा में पारित करके कानूनी रूप से अनाथ बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया है। इस विधेयक से अनाथ और निराश्रित बच्चों को जहां बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, वहीं उन्हें अपने भविष्य की नींव को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखाश्रय विधेयक 2023 के लागू होने से राज्य के 6000 निराश्रित बच्चों, जिन्हें अब चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में जाना गया है, के लिए प्रदेश सरकार ही माता पिता हैं। इस विधेयक का उद्देश्य अनाथ, निराश्रित और दिव्यांग बच्चों को उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। इसमें चाइल्ड केयर और आफ्टर केयर संस्थानों में रहने वाले बच्चों को वस्त्र और उत्सव अनुदान प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही बच्चों को राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में वार्षिक शैक्षणिक भ्रमण का अवसर भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बच्चे के लिए आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे, जिनमें राज्य सरकार योगदान देगी। इसके अलावा भी उनकी मदद करती रहेगी। बीजेपी कार्यकर्ता मिलन समारोह में पहुंचे अनुराग, कहा कांग्रेस के पास मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ नहीं। केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के स्वारघाट में भाजपा के कार्यकर्ता मिलन समारोह में विशेष रूप से पहुंचे। समारोह को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता केवल झूठ आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर चिपकाने का प्रयास करते हैं, पर उनके सभी प्रयास फेल हो जाते हैं। केंद्र की मजबूत सरकार ने देश को डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ाया है। चाहे वह चाय वाला हो या रेहड़ी फड़ी वाला, सब गूगल पे के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं। देश में 12,62,000 करोड़ की डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है। कांग्रेस केंद्र में भी केवल प्रदेश सरकारों की बात करती है, पर केंद्रीय मुद्दों पर बात नहीं कर पाती। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में केवल जनता को गुमराह करने का कार्य किया था।
28 अटल आदर्श स्कूल बन रहे 11, कहीं वित्तीय प्रावधान तो कहीं भूमि न होना कारण बच्चों को मिलनी है आधुनिक सुविधाएं। पिछले 3 सालों में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से अटल आदर्श स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। विधानसभा बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 सालों में 28 अटल आदर्श स्कूल अधिसूचित किए गए थे, जिसमें से केवल 11 स्कूलों में ही भूमि चयनित हो पाई है, जबकि 3 स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है। इसमें अटल आदर्श स्कूल मढ़ी, गुड़हरी और गहरा शामिल है। विधानसभा में भी शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र योजना को 2 अगस्त 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसे 25 अगस्त 2018 को अटल आदर्श विद्यालय योजना के नाम से अधिसूचित किया गया था। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर 2018 को अटल विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत पहले चरण में 2 मार्च 2019 को 10 अटल आदर्श विद्यालय खोलने की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत पहला अटल आदर्श विद्यालय बिलासपुर के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के बरठी में खोला गया था। इसी प्रकार चंबा के चुरा हल्के में सत्यास, कांगड़ा के जयसिंहपुर के लंबा गांव, परौरवला, मंडी के चहल, सिरमौर के बांदुरी, ऊना के गहरा, मंडी के मढ़ी, बसर का घाट तथा शिमला के चौपाल में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की अधिसूचना जारी की गई थी। समाज को एकात्मकता के सूत्र में पिरोए रखते हैं साहित्य कला। धर्मशाला लिट फेस्ट के शुभारंभ पर आरएस पाली के बोल। साहित्य कला और लेखन समाज को एकात्मता के सूत्र में पिरोए रखते हैं। इससे जहाँ एक तरफ अपने विचारों को व्यक्ति प्रभावी ढंग से प्रकट करने में समर्थ होता है, वहीं सभ्यता और संस्कृति भी समृद्ध होती है। धर्मशाला डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में धर्मशाला लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तथा नगरोटा बंगवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रघुवीर सिंह बाली ने ये शब्द कहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री विप्लव ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। आरएस बाली ने जिला प्रशासन द्वारा धर्मशाला में लिटरेचर फेस्टिवल शुरू करने की पहल की सराहना की। उन्होंने इसकी सार्थकता को देखते हुए धर्मशाला लिटरेचर फेस्टिवल के लिए पर्यटन विकास निगम की ओर से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। आरएस बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी सरकार प्रदेश में पर्यटन कला और साहित्यिक वातावरण को विकसित करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। लिटरेचर फेस्टिवल के लिए धर्मशाला में से उपयुक्त स्थान कोई अन्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्थान भी खूबसूरत है और यहाँ विचार भी खूबसूरत ही निकलेंगे। ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र और विचारों से आए लोग अपनी बात रखते हैं। न स्टार प्रोजेक्ट का पूरा बजट खर्चा, न मिड डे मील का। शिक्षा विभाग से संबंधित कैग की रिपोर्ट में खुलासा। प्रदेश के स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के विभिन्न मदों में करोड़ों रुपए की ग्रांट मिली है, लेकिन विभाग इस राशि को पूरा खर्च करने में नाकाम रहा। इस बजट को खर्च न करने के लिए शिक्षा विभाग ने जो तर्क दिए हैं उसे कैग ने सिरे से खारिज किया है। साल 2021-22 की बात की जाए तो केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा विभाग को स्टार प्रोजेक्ट के तहत बीते साल 49.70 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन बीते साल इसमें केवल 33.26 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया। स्टार प्रोजेक्ट के तहत शिक्षा विभाग स्कूलों में विकास कार्य को बढ़ावा देने, आधुनिक सुविधाएं जैसे क्लासरूम की व्यवस्था, शौचालय निर्माण, पानी व इंटरनेट सुविधा देने पर यह राशि खर्च करता है, लेकिन इसमें से सभी मदों में यह राशि खर्च नहीं हो सकी। इसके साथ ही मिड डे मील के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी किया जाता है। बीते साल केंद्र की ओर से मिड डे मील के लिए 60.64 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से केवल 48.59 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए। इसके साथ ही सरकारी कॉलेजों के लिए 342.16 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इसमें से भी विभाग केवल 300 करोड़ खर्च कर सका। शिक्षा विभाग ने केंद्र से मिले बजट को खर्च न कर पाने के कारण बताया है। इसमें शिक्षकों की नई नियुक्ति न होना एक बड़ा कारण बताया गया है। इसमें एसएमसी के पदों पर बीते साल कोई भी नई नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके साथ ही कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और खाली पदों के चलते भी यह बजट खर्च नहीं हो सका है। दूसरा, कोविड के समय अधिकतर शिक्षण संस्थान बंद रहे, ऐसे में मिड डे मील भी स्कूलों में नहीं बन पाया। वहीं प्रवासी छात्रों को बैंक के जरिए जो राशि बतौर छात्रवृत्ति दी जानी थी, उनके बैंक खाते वेरीफाई न होने के चलते यह राशि नहीं मिल पाई। हालांकि शिक्षा विभाग के इन तर्कों को कैग ने सिरे से खारिज कर दिया है।
8,293 लीटर देशी शराब की चोरी, कैग रिपोर्ट में खुलासा। 24.5 लाख रुपए का खुदरा शुल्क संदेहास्पद गायब। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की कैग रिपोर्ट में देशी शराब की संदेहास्पद चोरी होने का खुलासा हुआ है। कैग रिपोर्ट में पता चला है कि 7 थोक व्यापारी द्वारा बेची गई एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाई गई मात्रा के मध्य मिलान न होने से 24.5 लाख के खुदरा उत्पाद शुल्क की संदेहास्पद चोरी के रूप में परिणत हुई। आबकारी घोषणा 2019-20 के नियम 7.13 में प्रावधान है कि राज्य के खुदरा लाइसेंसधारी को देशी शराब एवं उच्च तीव्रता वाले देशी शराब की आपूर्ति केवल L13 थोक के माध्यम से की जाएगी। यह कि L13 लाइसेंसधारी जिला के किसी भी खुदरा बिक्री लाइसेंसधारी को जहां वो चाहे देशी शराब की आपूर्ति करने हेतु बाध्य होगा। जिला में कोई L13 बिक्री केंद्र खुले न होने के मामले में संबंधित अंचल के कलेक्टर द्वारा इस शर्त में ढील दी जा सकती है कि ऐसी स्थिति में खुदरा विक्रेता जोन के कलेक्टर द्वारा अनुमोदित L13 से आपूर्ति प्राप्त करेगा। आबकारी प्राधिकरण से पास परमिट प्राप्त करने के पश्चात ही थोक व्यापारी द्वारा शराब बियर की गोदाम से खुदरा विक्रेताओं को बेचा जा सकता है। गांठदार त्वचा रोग को महत्वपूर्ण टीकों पर काम। देश में पशुधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाए बेहतर कदम। सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में पशुधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। देश में गांठदार त्वचा रोग के लिए टीका विकसित करने में तेजी दिखाई और प्रमुख संक्रामक रोग को रोकने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण टीकों पर काम पशु चिकित्सा संस्थानों में उन्नत चरण में है। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में एक स्वास्थ्य मिशन को साकार करने के लिए पशु स्वास्थ्य में नए दृष्टिकोण पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों के भारतीय संघ के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर BN त्रिपाठी, उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कहा कि पशुपालन क्षेत्र में डेयरी, पोल्ट्री व मत्स्य उत्पादन आदि में मांस को बढ़ाने में अत्यधिक योगदान दिया है। उन्होंने प्रमुख पशु रोगों और बीमारियों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। कुलपति प्रोफेसर HK चौधरी ने कहा कि हिमालय के निवासियों के लिए शोध को देखना, समझना और संचालित करना महत्वपूर्ण है। भांग की खेती को वैध करने की तैयारी। 5 विधायकों की कमेटी गठित। महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी समिति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में विचार कर रही है, जिससे राज्य के लिए राजस्व अर्जित होगा। यह औषधि और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी कारगर साबित होगी। भांग के औषधीय गुणों के इस्तेमाल में कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद आदि से ग्रसित मरीजों को काफी राहत मिलती है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने भांग की खेती का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें 5 विधायकों को सदस्य बनाया गया है। समिति उन इलाकों का दौरा करेगी जहां भांग की अवैध खेती होती है। सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करने के उपरांत 1 महीने के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसी के आधार पर भांग की खेती को वैध करने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में भांग की खेती को कानूनी मान्यता दी गई है। देश के कई राज्यों में भी भांग की खेती को कानूनी दायरे में रखा गया है। उत्तराखंड वर्ष 2017 में भांग की खेती को वैध करने वाला देश का पहला राज्य बना था। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी भांग की नियंत्रित खेती की जा रही है। प्रदेश सरकार इन सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भांग की खेती राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर ना हो। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें